सम्माननीय व्यूवर, आज हम एक्सप्लेन करेंगे आरोह कक्षा 11 क्लास 11th के लिए हिंदी आधार की पाठ्यपुस्तक से श्रीमती कृष्णा सोबती जी को हम एक्सप्लेन करेंगे। बड़ी राइटर हैं, हिंदी की बड़ी कथाकार हैं। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन की प्रक्रिया द्वारा फिर से एक हो जाता है। मतलब समय ही लिटरेचर की भाषा है। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में, जैसे जैसे मनुष्य का समय बीतता है, बच्चा होता है, बालक रूप में रहता है, फिर बड़ा होता है, तो उसी को ये बताया जा रहा है कि समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन की प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। और फिर जब शिक्षा जो है वो चेतना जागृत करती है मनुष्य में, समझने की चेतना, और फिर वही रंग एक हो जाता है समय के साथ। मतलब ज़िंदगी में क्या पाया क्या खोया आदमी समझने लगता है, और वो समझाने में शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, कि ज़िंदगी में क्या हासिल किया क्या खो दिया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये देखते हैं, राइटर हैं, बड़ी राइटर हैं हिंदी की, कृष्णा सोबती। इनका जन्म 1925 में हुआ। गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में है ये। प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम उपन्यास है, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादल के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के कहानी संग्रह है। हम हस्मत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र संस्मरण है। इन्हें प्रमुख सम्मानों से नवाजा गया। हिंदी के साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की एक विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। राइटर की ऐसी मान्यता है कि कम लिखा जाए, लेकिन ऐसा लिखा जाए जो हमेशा काल के कपाल पर अपना हस्तक्षेप दर्ज करे। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों, संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसे यादगार चरित्र दिए जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हस्मत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखीं, उसमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम राजा के आधा गांव और भीष्म सहानी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हस्मत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हस्मत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बाकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। मतलब राइटर ने ये चीज़ से बताने की कोशिश की है कि किसी काम को करके सीखना असली हुनर होता है। जितना हम जिस काम को करते हैं उस काम में उतने ही हुनरमंद होते जाते हैं। राइटर ने इस बात को बताने की कोशिश की है। कहानी का नाम है मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन कहानी का नाम है। साहबों, उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बीड़ी का मजा ले रहे हैं और मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझ मियां ने नज़र उठाई। फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हाजरी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, अपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। राइटर जाती हैं मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर, जिन्हें 56 किस्म की रोटियां बनाने का हुनर था। ये हुनर उन्होंने काम कर के सीखा था। और राइटर पूछती हैं कि अगर आपके पास समय हो तो हम कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो मियां नसीरुद्दीन बोलते हैं कि हमारे पास अगर समय नहीं भी होगा तो हम समय निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि मियां नसीरुद्दीन ने सोचा कि राइटर जो हैं वो एक ग्राहक हैं। गाहक
ग्राहक हैं और सामान लेने के लिए आई हैं, लेकिन उन्होंने पूछा मैं आपसे कुछ बात करती हूँ अगर, तो वो बोले कि समय नहीं भी होगा तो हम समय निकाल लेंगे। आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। राइटर पूछती हैं कि किस्म किस्म की 56 तरह की रोटियाँ वो बना सकते थे। तो राइटर ने पहला सवाल किया कि यह किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म माने हुनर आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले क्या मतलब। पूछिए साहब, नान बाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। पूछिए साहब, नॉन बाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या। नगीना सास के पास, क्या नगीना सास के पास, क्या आईना सास के पास, क्या मीना सास के पास, क्या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। राइटर जब पूछ रही हैं तो उन्होंने कहा कि हम डिफरेंट जो लोग काम करते हैं तो उनके यहाँ तो हम जाएंगे नहीं हुनर सीखने के लिए। जो मेरा प्रेजेंट वर्क जो है, वालिद साहब ही मेरे मतलब पिताजी थे, वही उस्ताद थे, वालिद साहब ही उस्ताद थे। और जो ज्वेलरी का काम करते हैं, नगीना साज का काम करते हैं, आईने का काम करते हैं, मीनाकारी का काम करते हैं, रफ्फू हैं, कपड़ों को ठीक करते हैं या रंग रोगन करते हैं कपड़े पर, उनके यहाँ तो हम जाएंगे नहीं सीखने के लिए। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। ये तो हमारा ख़ानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। इल्म माने हुनर, जो भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। मतलब पिताजी ही मेरे गुरु थे और उनसे ही जो ही सीखा वो उन्हीं से सीखा। मतलब यह कि हम घर से न निकले तो कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था उन्हीं से पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। और पिताजी का जब इंतकाल हो गया, जब वो नहीं रहे तो हम उन्हीं के ठिए पर आ बैठे। आपके वालिद मियाँ नसीरुद्दीन की आंखों में लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में हैं। और राइटर पूछती हैं कि आपके वालिद, आपके पिताजी मियाँ नसीरुद्दीन की आंखों में लम्हा भर किसी भट्ठी में गुम हो गया। मतलब वो यादों के में खो गए, अपने मरहूम पिताजी के, स्वर्गीय पिताजी की यादों में वो खो गए। लगा गहरी सोच में हैं। लगा मतलब उनको गए हुए जन्नत नसीब हुए बहुत दिन हो गए थे, खुदा के पास गए और मतलब इंतकाल हुए उनका बहुत ज़्यादा दिन हो गया था। तो वही वो सोच रहे थे, जैसे मतलब अब याद करने लगे अपने पिताजी को और भट्ठी को देख रहे थे नॉन बनाने वाली, लेकिन कहीं उनकी याद कहीं और चले गए वो।
यादों में चले गए, यादों के आईने में चले गए। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? फिर सिर हिलाया, क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आप इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो तो फरमाइए। राइटर कह रही हैं, आपको इन दोनों में से अपने दादा और वालिद की किसी की भी कोई नसीहत हो तो हमें थोड़ा सा फरमा दीजिए, बता दीजिए। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, नसीरुद्दीन जी कह रहे हैं, मियाँ नसीरुद्दीन जी कह रहे हैं कि नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है। कोई अगर नसीहत दे दे तो उससे काम नहीं आ जाता, नसीहत से काम नहीं आता, काम करने से आता है, नसीहतों से काम नहीं आता है। यहाँ पर एक बात याद आ रही है, प्लेटो ने भी एक जगह कह रखा है कि नसीहत, किताबों के संदर्भ में ये बातें कहा था उन्होंने कि किताबें झूठ बोलती हैं क्योंकि वो दूसरों के अनुभवों पर लिखी जाती हैं और व्यक्ति के अपने अनुभव हमेशा अलग होते हैं। तो ज़िंदगी में जिन अनुभवों की ज़रूरत पड़े, हो सकता है किताबों से वो अनुभव लिए गए हों और समय पर वो अनुभव काम नहीं आए। तो उन्होंने लिखा है, प्लेटो ने एक जगह, कि किताबें झूठ बोलती हैं क्योंकि वो दूसरों के अनुभवों पर आधारित होती हैं और व्यक्ति के अपने अनुभव हमेशा अलग अलग होते हैं। हो सकता है समय पर ना आए काम वो अनुभव, तो व्यक्ति को सदैव प्रकृति से, नेचर से अपने अनुभव सीखने चाहिए। नेचर कभी झूठ नहीं बोलती है। टीचर झूठ बोल सकता है क्योंकि वो दूसरों के अनुभवों को की ही व्याख्या करता है, लेकिन किताबें कभी किताबें भी झूठ बोल सकती हैं क्योंकि वो दूसरों के अनुभवों पर लिखी जाती हैं और व्यक्ति के अपने अनुभव हमेशा अलग अलग होते हैं। और व्यक्ति को अगर अनुभव लेना ही हो तो नेचर से लेना चाहिए, क्योंकि नेचर किसी की कॉपी नहीं करती है। प्रकृति हमेशा सही अनुभव व्यक्ति को अदा करती है। तो वही राइटर यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइटर को मियाँ नसीरुद्दीन, कि नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है। यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। राइटर पूछ रही हैं, भट्टी की ओर देखकर इशारा करते हुए, भट्टी की ओर इशारा करते हुए, कि जब आप इस काम पर लगे तो आपके वालिद साहब ने, आपके मरहूम पिताजी ने कुछ तो कहा होगा, कुछ तो ऐसा आपको सीख दी होगी इस भट्टी पर कि आप इस अपने काम को इस तरीके से कीजिए कि ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ती रहे। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, और नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी 2-3 कस खींचे। सिगरेट पिया उन्होंने, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता ही देते हैं कि आप जानो, जब बच्चा उस उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, कह आलिफ, बच्चा कहता है आलिफ, कह बे,
बच्चा कहता है बे। कह रीम, बच्चा कहता है रीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, यह तो पढ़ाई ऐसी है, ऐसी और दूसरी। बीच में छोड़ सामने से गुजरते हुए मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस पर मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हूँ। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि इन 3 जमातों का क्या हुआ इन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान बाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर हम ही यह दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान बाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ था न था? लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान बाई का हुनर सीख जाते? तो राइटर को मियाँ नसरुद्दीन बता रहे हैं कि हम बर्तन धोना न सीखते, भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान बाई बनाने का हुनर सीख जाते? यानी किसी भी चीज़ को सीखने के पहले उसके जो फंडामेंटल है उसको सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ों की फंडामेंटल के ऊपर ही किसी भी काम का स्ट्रक्चर जो होता है वो टिका होता है।